आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी मुग़ल शहंशाह तक की फैमिली ट्री की बात करेंगे। इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि मुग़ल बादशाहों की नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे से चलती है। चंगेज़ खान और अमीर तैमूर का मुग़लों से असल में क्या ताल्लुक़ था और किस मुग़ल शहंशाह का दौर बर-ए-सग़ीर का सुनहरी दौर समझा जाता है। मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनका शजरा 9 नस्लें पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और जानवरों के साथ अल्लाह की तरफ से आने वाले एक अजीम सैलाब से बच निकले थे और इस सैलाब के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने बच जाने वाले तीनों बेटों को दुनिया को आबाद करने को भेजा। इनमें हाम को अफ्रीका, साम को अरब और याफीस को सेंट्रल एशिया और मगरबी इलाके दिए गए। मुग़लों की नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे याफीस से चलती है। व्यूअर्स, यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि मुग़लों के साथ साथ मौजूदा चीन, तुर्क और दुनिया में आने वाले तमाम अजम बादशाह याफीस की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ याजूज और माजूज को भी याफीस की नस्ल से ही समझा जाता है। याफीस बिन नूह के 8 बेटे थे और उनकी वफ़ात के बाद उनका बेटा तुर्क उनका जानशीन बना। अपने वालिद की वफ़ात के बाद तुर्क अपने लोगों के साथ मौजूदा किर्गिज़स्तान के इलाके में आबाद हुआ। तुर्क के 4 बेटे थे और मुग़लों की नस्ल उनके सबसे बड़े बेटे तूतक से चलती है, जो तुर्क की वफ़ात के बाद उनका जानशीन भी बना। तूतक से 3 नस्लें आगे आए तो अलिंजा खान आता है, जो तुर्कों, मंगोलों और तातारियों का मुश्तरका जद्द-ए-अमजद माना जाता है। इसकी जो बात इसे सबसे ज़्यादा मुनफरिद करती है वो इसके 2 जुड़वा बेटे मंगोल और तातार थे। इनमें अगर मंगोल की बात की जाए तो इसे एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के कई कबीलों का जद्द-ए-अमजद माना जाता है, जबकि तातार की ज़्यादातर नस्ल मौजूदा कज़ाकिस्तान के इलाके में पाई जाती है। अलिंजा खान की वफ़ात के बाद उसकी विरासत उसके इन दोनों बेटों में तकसीम हो गई, जिसके बाद सेंट्रल एशिया के 2 बड़े कबीले मंगोल और तातार वजूद में आए। इनमें अगर मंगोल की औलाद की बात की जाए तो उसके 4 बेटे थे और मुग़ल ख़ानदान का शजरा मंगोल के तीसरे बेटे कारा खान से चलता है। व्यूअर्स, अगरचे इस शजरे का आगाज़ अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखने वालों से हुआ था, लेकिन कारा खान तक पहुँच के ये लोग अल्लाह की वादानियत को भूल के बुत परस्ती और टेंगरिज्म मतलब आसमानी देवताओं को पूजने लगे। तुर्क तारीख में आता है कि इन्हीं दिनों कारा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ओगोस खान रखा गया। लेजेंड्स के मुताबिक ओगोस खान ने जवान होने पर तने तनहा एक ड्रैगन को मार गिराया, जिसके बाद वो तमाम तुर्क कबाइल में इंतहाई मशहूर हो गया। उसके इतने मशहूर हो जाने की वजह से उसका बाप कारा खान उसे कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन ओगोस खान को अपने बाप की प्लानिंग का पता चल गया तो उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया और तुर्कों का सबसे ताकतवर खान बन के सामने आया। ओगोस खान की सबसे खास बात यह थी कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा और कमोबेश 500 साल तक जिंदा रहा और अपने आसपास के कई इलाकों को फतह करके अपनी ओगोस यगू स्टेट की बुनियाद रख दी। लेकिन ओगोस खान से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल उसके 24 पोते थे, जो मुस्तकबिल के 24 तुर्किश कबीलों की बुनियाद बने। इसके साथ साथ तुर्कों के ये 24 कबीले मुस्तकबिल की कई इस्लामी रियासतों की बुनियाद भी बने, जैसा कि किने कबीला सल्जूकी, काई कबीला उस्मानी, भगदिली कबीला ख्वारज़मी और बयानदीर कबीला तुर्कों की अक्कोयोनलू सल्तनत की बुनियाद थे। जहाँ तक मुग़लों की बात है तो उनका शजरा ओगोस के बेटे आय खान से चलता है। आय खान के कुल 5 बेटे थे और मुग़ल बादशाहों की नस्ल उनके सबसे छोटे बेटे यल्दोस खान से चलती है। अगर यल्दोस खान की नस्ल में आगे जाएं तो मनकली खान, तंगेज़ खान, आयल खान और कयाल खान आते हैं। ये सब ओगोस स्टेट में ही आबाद रहे,
लेकिन कयाल के बेटे अनकवी ने तुर्कों की ओघोज स्टेट से अपनी राहें जुदा कर ली और यूं दुनिया के नक्शे पे मंगोलों के नाम से एक नस्ल वजूद में आई। ये लोग मशरिक में मौजूदा मंगोलिया की तरफ हिजरत कर गए। मंगोलिया में रहते हुए अनकवी का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बोधनचार रखा गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मंगोलों की किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक बोधनचार एक भेड़िए बोरते शिनू और एक हिरन गोआ मराल की नस्ल से था। इससे भी बढ़ के ये कि इसे चंगेज खान, अमीर तैमूर और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मुगलों का जद्दे अमजद माना जाता है। बोधनचार के कुल 5 बेटे थे और मुगल शहंशाहों की नस्ल उसके चौथे बेटे हाबीज से चलती है, जो बोधनचार के बाद बोर्जिगन कबीले का अगला सरदार भी बना। हाबीज के बाद इस शजरे में मेनीन और फिर उसका बेटा हाजी होलोग आता है। इसके ज़माने में मंगोल इतने ताकतवर हो चुके थे कि पूरे शुमाली मंगोलिया पे हुकूमत कर रहे थे। लेकिन हाजी के इंतकाल के बाद चीनी लियाओ सल्तनत ने मंगोलों पे हमला किया। चीनियों ने मंगोलों की मलका मोनोलून और उसके तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन हाची और मोनोलून का एक बेटा कैदुहान चीनियों से बच निकलने में कामयाब हो गया। कैदुहान ने जवान होने पर चीनियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इनसे तमाम मंगोल इलाके दोबारा हासिल कर लिए। कैदू के बाद उसके बेटे बाशिनखोर ने लियाओ सल्तनत के खिलाफ जंगों का सिलसिला जारी रखा। बाशिनखोर के बाद उसका बेटा तुमाने खान तख्त नशीन हुआ, जो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इससे मंगोल नस्ल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तुमाने के बड़े बेटे काबुल खान की नस्ल में चंगेज खान का जन्म हुआ, जबकि इसके छोटे बेटे खादुली बरलास की नस्ल से अमीर तैमूर और मुगल बादशाह ताल्लुक रखते हैं। तो मतलब चंगेज खान और मुगल हुक्मरानों को हम दूर का कज़न कह सकते हैं। काबुल खान ने चंद मंगोल कबाइल को इकट्ठा किया और तुर्क इत्तेहाद की तरह एक मंगोल इत्तेहाद बना लिया, जिसे कमग मंगोल कहा जाता था। इस इत्तेहाद के हुक्मरान काबुल खान की नस्ल से हुआ करते, जबकि इसकी फौज की क़ियादत खादुली बरलास को दे दी गई। खादुली के बाद उसका बेटा अरमदुली और सुकू भी कमग मंगोल फौज में कमांडर रहे। सुकू के 3 बेटे थे और मुगलों का शजरा सुकू के तीसरे बेटे काराचार नोयान से चलता है, जिनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने बरलास कबीले की बुनियाद रखी। व्यूअर्स, इस कबीले को मुगलों का पेरेंट ट्राइब भी कहा जाता है। काराचार के बारे में आता है कि ये मंगोलों के उन सरदारों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले चंगेज खान को तमाम मंगोलों का खान तस्लीम किया और अपने बरलास जंगजुओं को चंगेज खान की खिदमत में पेश किया। काराचार के बाद उसके बेटे इचल ने उसकी जगह संभाली, जो चंगेज के बेटे चगताई खान का एक फौजी कमांडर और वजीर था। इचल के बाद जब एलनगीर ने इस कबीले की क़ियादत संभाली तो ये लोग उज़्बेकिस्तान के इलाकों में वक्तन फवक्तन हिजरत किया करते, जहां इनकी मुलाकात कुछ अल्लाह वालों से हुई और उन अल्लाह वालों की तबलीग से बरलास कबीले के लोग इस्लाम ले आए। एलनगीर के बाद इस शजरे में बरगुल और फिर अमीर तरागाई आते हैं, जो बरलास कबीले के एक आम से किसान थे, ताहम उन्हें अपने कबीले का इंतहाई बाअसर शख्स समझा जाता था। इसके साथ साथ आप अपने कबीले में सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। अमीर तरागाई के बाद इस शजरे की सबसे अहम शख्सियत अमीर तैमूर आते हैं। अमीर तैमूर बरलास कबीले की गोरखानी शाख से ताल्लुक़ रखते थे, जो मंगोलों और तुर्कों का मजमुआ समझी जाती थी। इसीलिए तैमूर को तुर्क मंगोल भी कहा जाता है। अगर तैमूर की फतूहात की बात की जाए तो उसने उन तमाम इलाकों पे कब्जा करना अपना हक समझा जो चंगेज खान की सल्तनत में शामिल थे। अगर तैमूर की औलाद की बात की जाए तो उसके 4 बेटे और 6 बेटियां थीं और मुगल बादशाहों का शजरा उसके बेटे मीरान शाह मिर्ज़ा से चलता है, जो तैमूरी सल्तनत का एक ताकतवर इलाकाई गवर्नर और एक ऊंचा फौजी कमांडर था। मीरान शाह के बाद इस शजरे में मोहम्मद मिर्ज़ा और फिर अबू सईद मिर्ज़ा आते हैं, जिन्हें तैमूरी सल्तनत का 5वां हुक्मरान भी माना जाता है।
उनकी मौत के बाद तैमूरी सल्तनत उनके 4 बेटों में तकसीम हो गई। उनके बच्चों में सबसे अहम उनके छोटे बेटे उमर शेख मिर्जा दोइम थे, जिनके हिस्से में फरगाना का इलाका आया। आप फरगाना के गवर्नर और मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद थे। बाबर सन 1483 में मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। सन 1494 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद महज 13 साल की उम्र में उज़्बेकिस्तान के गवर्नर बन गए। लेकिन छोटी उम्र होने की वजह से बाबर को बहुत सी बगावतों का सामना था और बहुत जल्द इन्हें तख्त से हटा दिया गया। चूंकि बाबर की रगों में एक जंगजू तुर्क मंगोल खून गर्दिश कर रहा था, तो वो सुकून से बैठने वाला ना था, तो उसने अपनी तवज्जो बरे-सगीर में दिल्ली सल्तनत की तरफ की। बाबर ने सन 1526 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट से बारूद और 24 तोपों की शक्ल में फौजी मदद हासिल की और अपने जंगजुओं के साथ बरे-सगीर की तरफ मार्च शुरू किया। दिल्ली में उस वक्त इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। चूंकि इब्राहिम के पास बारूद ना था और वो अपनी हाथियों की फौज पे इन्हिसार कर रहा था, तो बाबर ने बहुत आसानी से इब्राहिम की एक अजीम फौज को महज 20,000 जंगजुओं के साथ पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दे दी और यूं दिल्ली फतह करके मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन इस सल्तनत पे महज 4 साल हुकूमत करने के बाद सन 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया और बाबर की वसीयत के मुताबिक उसे काबुल में दफन किया गया। बाबर का जानशीन उसका बेटा हुमायूं बना। इस दौर में मुगल सल्तनत तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी थी। हुमायूं के तख्त पे बैठते ही शेर शाह सूरी ने मुगल सल्तनत के कई इलाकों पे कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन हुमायूं ने कुछ ही अरसे में इन तमाम इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। शेर शाह सूरी के खिलाफ हुमायूं को उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट की मुकम्मल मदद हासिल थी। सन 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 14 साल की उम्र में अगला शहंशाह बना। लेकिन अकबर के सारे फैसले मुगल फौज के एक जनरल बैराम खान के मशवरे पे इन्हिसार किया करते। यही वजह थी कि बैराम ने मुगल सल्तनत को मजबूत और वसी करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अकबर के बारे में सबसे मशहूर ये है कि उसने एक नया मजहब दीन इलाही इजाद किया, जो इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के कुछ हिस्सों से अखज़ करके बनाया गया था। इस मजहब का मकसद ये था कि बरे-सगीर में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रह सकें और उसकी सल्तनत में किसी किस्म की कोई मजहबी तकसीम पैदा ना हो। इसी बात के पेश नज़र अकबर ने एक हिंदू लड़की जोधाबाई से शादी भी की। अकबर के शुरुआती दौर में उस्मानी सल्तनत के सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ही थे और अकबर ने एक खत में उन्हें पूरी मुस्लिम उम्मत का लीडर तस्लीम कर लिया। लेकिन अकबर के बाद के फैसले इस खत के बिल्कुल बरक्स थे। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने तख्त संभाला, जो शहजादे सलीम के नाम से भी मशहूर था। ये वही दौर था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का मुगल दरबार में आना जाना शुरू हो चुका था और ये लोग जहांगीर के लिए मुख्तलिफ तोहफे भी लाया करते थे, जिसमें ख़ास तौर पे मुख्तलिफ किस्म की शराब हुआ करती थी। इस दोस्ती के नतीजे में जहांगीर ने सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत करने और तिजारती फैक्ट्रियां लगाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद कुछ ही अरसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं फैक्ट्रियों को किलों की शक्ल में तब्दील कर दिया। जहांगीर को अपने वालिद अकबर के ज़माने में मुगल दरबार की एक लोंडी अनारकली से प्यार हो गया था और जब अकबर को इस बात का पता चला तो अकबर ने सज़ा के तौर पे अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। लेकिन इस कहानी को ज़्यादातर मुअर्रिख फर्जी कहानी मानते हैं। जहांगीर के दौर में मुगलों और उस्मानियों के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना थे। उस्मानी सुल्तान मुराद फोर ने जहांगीर को कई खत लिखे, लेकिन जहांगीर चूंकि अंग्रेज़ों के असर व सूख में आ चुका था तो उसने उस्मानी सुल्तान को ज़्यादा तरजीह ना दी। जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शहरयार मिर्ज़ा तख्त नशीन हुआ, जिसे कुछ ही अरसे में जहांगीर के एक दूसरे बेटे शाहजहां ने माजूल कर दिया और खुद तख्त पे बैठ गया।
शाहजहां का दौर मुगल फन तामीर का सुनहरी दौर माना जाता है। इस शहंशाह ने बहुत सी यादगार तामीरात की, जिनमें आगरा का ताजमहल सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसमें उसकी पसंदीदा बीवी मुमताज जहां दफन है और वो खुद भी यहीं दफन किया गया। शाहजहां के पास खजाने में मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर और ख़ास तौर पे कोहिनूर हीरा मौजूद था। इसी वजह से उसे तारीख का अमीर तरीन शख्स भी माना जाता है। शाहजहां ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्सेस की मुकम्मल छूट दे दी, जिसकी बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में अपने पंजे मजबूत करने में कामयाब हो गई। इसके साथ साथ शाहजहां ने उस्मानी सुल्तान मुराद IV के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की और सन 1638 में उस्मानी सल्तनत में अपनी पहली एम्बेसी खोलने में कामयाब हो गया। सन 1657 में शाहजहां शदीद बीमार हो गया, जिससे उसके चारों बेटों में तख्त के लिए खाना जंगी शुरू हो गई। इस खाना जंगी में उसका तीसरा बेटा औरंगजेब फतेहयाब हुआ और मुगल सल्तनत का 7वां शहंशाह बना। औरंगजेब आलमगीर के दौर में बरसगीर का GDP पूरी दुनिया का 22% था और इसका एरिया तकरीबन 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका था और ये सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुकी थी। लेकिन व्यूअर्स, औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत का आखिरी मुअस्सर हुक्मरान माना जाता है, क्योंकि इसी के दौर से मुगल सल्तनत का जवाल भी शुरू हो चुका था। औरंगजेब तकरीबन 49 साल तक मुगल सल्तनत का हुक्मरान रहा और इस दौर में सुल्तान मोहम्मद IV और सुल्तान सुलेमान II उस्मानियों के सुल्तान रहे। लेकिन इस पूरे अरसे में मुगलों और उस्मानियों में कोई ताल्लुकात ना रहे। औरंगजेब की मौत के बाद अगले 7 सालों में 7 शहंशाह थोड़े थोड़े वक्तों के लिए तख्त नशीन हुए। इनमें सबसे पहले औरंगजेब और उसकी पर्शियन बीवी बानो बेगम का बेटा आजम शाह था, जिसने अपनी वालिदा के लिए ताजमहल की तर्ज पे एक मकबरा भी बनवाया। लेकिन औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह I ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, उसे कत्ल करा दिया और खुद तख्त पे बैठ गया। लेकिन बहादुर शाह इतनी वसी और अरीज सल्तनत को जोड़ के रखने में नाकाम रहा। बहादुर शाह के बाद उसका बेटा जहांदार शाह तख्त नशीन हुआ और उसके बाद उसके कई पोतों ने थोड़े थोड़े वक्तों के लिए हुकूमत की। लेकिन ये तमाम शहंशाह अपनी ताकत खो चुके थे। सल्तनत में बगावतें अरूज पे थी और कई रियासतें खुद मुख्तार भी हो चुकी थी। जैसा कि इस दौर में दक्कन के पूरे सूबे ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। चुनाचे हम मोहम्मद शाह के दौर में आते हैं कि जब हालात कदरे हाल बेहतर थे। लेकिन इसके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी मुगल सल्तनत में पंजे गाड़ लिए थे। पूरे बरसगीर में कलों का एक जाल बना लिया था जहां से वो ऑपरेट किया करते। इसके अलावा हिंदू मराठा एम्पायर ने भी सल्तनत के कई हिस्सों पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा अहमद शाह और फिर उसके कई कजन तख्त नशीन हुए, लेकिन कोई शहंशाह भी हालात पे काबू ना पा सका। और फिर सन 1757 में आलमगीर II के दौर में जंगे पलासी हुई, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दे के बंगाल पे कब्जा कर लिया, जो कि बरसगीर पे ब्रिटिश राज का आगाज था। शाह आलम II के दौर में आके मुगल हुक्मरान बस नाम के शहंशाह रह चुके थे। सल्तनत के काफी ज्यादा हिस्सों पे ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा सल्तनत हुक्मरान थी। इसके बाद अकबर II के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताकतवर मराठा सल्तनत को भी शिकस्त दे दी और बरसगीर की सबसे ताकतवर कुव्वत बन के सामने आई। और अब अंग्रेजों ने बरसगीर से टैक्स इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से सन 1857 में बहादुर शाह जफर के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, जिसे अंग्रेजों ने बहुत आसानी से कुचल के पूरे बरसगीर पे कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कैद में डाल दिया। और यूं बरसगीर में मुगल सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने अगले 100 साल तक बरसगीर पे हुकूमत की। व्यूअर्स, मजीद ऐसी ही फैमिली ट्रीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।